Good, good morning, student. Again, I will start numerical on thermodynamics. Okay. Yesterday, some numerical we have done. Now, today I will start next numerical. Question: calculate the enthalpy change for the process. For the process CCl4 C plus C4Cl. Calculate the bond enthalpy of CCl4. Enthalpy of vaporization of CCl4 is given here, and enthalpy of formation of CCl4 is given also. And enthalpy of atomization for carbon is given also. Okay. And enthalpy of atomization for chlorine is also given. क्वेश्चन में कहा है कि इंथैल्पी चेंज पता करना है CCl4 से कार्बन और कार्बन 4 क्लोरीन के बॉन्ड के टूटने की इंथैल्पी चेंज क्या होगी, और इसमें CCl4 के वेपराइजेशन की इंथैल्पी दी हुई है, CCl4 के फॉर्मेशन की इंथैल्पी दी गई है, और कार्बन की जो है कि एटमाइजेशन की इंथैल्पी दी गई है, और इसके अलावा जो है कि क्लोरीन के एटमाइजेशन की इंथैल्पी दी गई है. ओके. तो अब यहाँ पे हमें बताना है कि कितना इंथैल्पी चेंज होगा अगर यहाँ पे ये जो बॉन्ड टूटेगा, क्लोरीन के साथ कार्बन का जो बॉन्ड टूटेगा, तो वहाँ कितनी इंथैल्पी चेंज होगी ये कैलकुलेट करना है. ठीक है, उसको कैलकुलेट करना हमारा ये टारगेट है, और इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें इन रिएक्शन की मदद लेनी होगी. ओके, ठीक है. तो अब यहाँ पे हमें इंथैल्पी चेंज को एक एक करके लिखना होगा. यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन ये दिया हुआ है इसका. ठीक है, कार्बन वेपराइज होके गैस में बन रहा है, फिर कार्बन से कार्बन गैस में एटमाइजेशन में इंथैल्पी दिया हुआ है, और क्लोरीन का एटमाइजेशन क्लोरीन में हो रहा है तो उसका इंथैल्पी दिया हुआ है, और यहाँ से कार्बन और क्लोरीन आपस में जुड़ करके टेट्रा क्लोराइड बना रहे हैं तो इसकी इंथैल्पी दी हुई है. अब हमारा क्या टारगेट है? हमारा टारगेट ये है, हमें ये टारगेट अचीव करना है. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? अब हमें ये करना पड़ेगा कि इन दोनों इक्वेशन को जोड़ेंगे आपस में, इन दोनों को प्लस करेंगे, ये प्लस होगा, ठीक है, और ये दोनों जो हैं, ये दोनों, इन दोनों को आपस में जोड़ना है, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको इसमें से घटा देना, हमको सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ से इक्वेशन 2 एंड 3 को हम जोड़ दिए, और इक्वेशन 1 और 5 को जोड़ दिए. जोड़ने के बाद यहाँ पे हमने घटा दिया. तो यहाँ से देखिए ये हो गया इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कार्बन का, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्लोरीन का, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड का, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कार्बन टेट्राक्लोराइड का. तो इस चारों को अगर हम जोड़ लेंगे, सॉल्व करेंगे, तो 1304 किलो जूल मिलेगा. ठीक है. अब इसके बाद बॉन्ड इंथैल्पी अगर देखा जाए तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का जो बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पे हम 4 से 4 बॉन्ड बनाएगा. यहाँ पे कार्बन के साथ क्लोरीन के 4 बॉन्ड हैं. ठीक है, 4 बॉन्ड है तभी तो क्लोरीन 4 लगा हुआ है. ठीक है, 4 क्लोरीन लगी हुई है, Cl
Cl। ठीक है, तो ये 4 बॉन्ड तोड़ना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करेंगे, और जब 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा 326 किलो जूल पर मोल। ओके, तो हमें एक बार फिर से इसको देख लेते हैं। हमारा देखिए, जो रिएक्शन सॉल्व करना होता है उसको करने का तरीका यही होता है कि हमें पहले टारगेट पता होना चाहिए, टारगेट सेट होना चाहिए। टारगेट अगर हमारा सेट है, ये हमारा टारगेट है, ठीक है, इसे हमें सेट करना है, और ये गिवन है, ये सारी चीज़ें गिवन है। उसके बाद अब हमारा क्या क्या है, इक्वेशन वाइज इसको लिख लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 लिख लिए, इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन ये दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ है। हमारा टारगेट क्या है, CCl4 को कार्बन और क्लोरीन में तोड़ना है। तो अब हम इन्हीं रिएक्शंस के इसी डेटा के माध्यम से ये रिएक्शन करेंगे। तो हमारा अब यहाँ पे डेटा क्या कहता है कि इक्वेशन 3 और 2 को जोड़ देंगे। इक्वेशन 3 में हम 2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ेंगे, और इक्वेशन 1 और 4 को जोड़ेंगे, इक्वेशन 1 और 4 को जोड़ेंगे। जोड़ने के बाद इस इक्वेशन 2 और 3 का जो सम आएगा उसमें से इक्वेशन 1 और 4 के सम को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू आएगी वो तो इंथैल्पी चेंज आ गई, बॉन्ड इंथैल्पी आ गई है। अब इस बॉन्ड इंथैल्पी से में क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि यहाँ 4 बॉन्ड बने हैं, 4 चारों बॉन्ड टूटेंगे, तो यहाँ पे इंथैल्पी आ गई 326 किलो जूल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर आइसोलेटेड सिस्टम डेल्टा यू इक्वल टू 0, तो डेल्टा एस क्या होगा। अगर u 0 है तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा डेल्टा एस पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ग्रेटर देन 0 होगी तभी हमारा u 0 आएगा, ठीक है। सिंस डेल्टा एस विल बी 0 देन रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, वहाँ रिएक्शन क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर द रिएक्शन 298 केल्विन पे रिएक्शन हो रहा है, 2AB से C बन रहा है, डेल्टा H दिया हुआ है और डेल्टा S दिया हुआ है किलो जूल। वाट टेम्परेचर डेल्टा T पूछा जा रहा है, ठीक है। रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, ओके, एंड कंसिडरिंग कि डेल्टा H और डेल्टा S टू बी कांस्टेंट ओवर द टेम्परेचर रेंज, वहाँ पे डेल्टा S और डेल्टा H में कोई चेंज नहीं हो रहा है। क्वेश्चन ये है कि ये रिएक्शन हो रहा है, इसके लिए डेल्टा H दिया हुआ, डेल्टा S दिया है और T हमें निकालना है। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H T डेल्टा S, ओके। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओके, डेल्टा T इक्विलिब्रियम कंडीशन है तो डेल्टा U क्या हो जाएगा, डेल्टा G 0 हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में हमारा T इक्वल टू क्या आ जाएगा, T इक्वल टू हमारा फार्मूला आ जाएगा H डेल्टा S, और हम लोग जानते भी ये फार्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें ये टेम्परेचर मिल जाएगा, ये हमारा टेम्परेचर हो गया। तो किसी भी रिएक्शन के लिए ये ज़रूरी है कि अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस अगर बोल दिया क्वेश्चन में कि स्पॉन्टेनियस है, तो हमारा डेल्टा G निगेटिव आना चाहिए। तो किसी भी रिएक्शन के लिए जब भी T की वैल्यू 2000 से ऊपर होगी तो निगेटिव ऑलरेडी आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। यहाँ पे क्लोरीन, एटॉमिक क्लोरीन से क्लोरीन बन रहा है। अब यहाँ पे साइन डेल्टा H और डेल्टा S का क्या होगा, तो आंसर सीधी सी बात है, अगर नेगेटिव होगा तभी तो
निगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। डेल्टा एच और डेल्टा एस यहाँ पे निगेटिव है। रिएक्शन रिप्रेजेंट द फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल्स। यहाँ पे क्लोरीन एटम से क्लोरीन फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि ये है क्लोरीन एटम और यहाँ क्लोरीन मॉलिक्यूल बन रहा है। हियर बॉन्ड फॉर्मेशन टेकिंग प्लेस, यानी यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी। एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। तो डेल्टा एच अपने आप क्या हो गया, निगेटिव हो गया। अब अगर निगेटिव हो गया, 2 मोल्स ऑफ एटम का रेंडमनेस भी होगा, जितने नंबर ऑफ एटम होंगे उनका रेंडमनेस भी होगा। तो 1 मॉलिक्यूल है यहाँ पे, 1 मोल मॉलिक्यूल है, तो इसलिए स्पॉन्टेनिटी थोड़ा घट जाएगी क्योंकि एटम से मॉलिक्यूल बन गए, तो डेल्टा एस की वैल्यू भी निगेटिव हो जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं। जैसे अगर एक मॉलिक्यूल, एक एटम, 2 एटम है तो 2 एटम जितना रेंडम मोशन करेंगे और जब दोनों आपस में मिल करके मॉलिक्यूल हो जाएंगे तो रेंडमनेस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो उस कंडीशन में यहाँ पे स्पॉन्टेनिटी भी कम हो जाएगी। आई बात समझे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे 2A और B मिल करके 2D बना रहे हैं और डेल्टा U इक्वल टू यहाँ पे -10.5 किलो जूल हो रहा है। डेल्टा S इक्वल टू इतना दिया हुआ है। डेल्टा G पता करना है क्या होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं ये पता करना है। ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है कि नहीं इसको पता करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम वैल्यू देखते हैं क्या है, -1 मोल है, ठीक है। डेल्टा एच और डेल्टा यू और यहाँ पे डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी दिया हुआ, ये फार्मूला है। यहाँ पे हमें एन की वैल्यू पता लग गई है, डेल्टा यू की वैल्यू दिया हुआ है, एन की वैल्यू 1 आ गई, आर की वैल्यू इतनी होती है 8.314 होती है, 10⁻³ किलो जूल। और यहाँ पे पावर इतना टेम्परेचर दिया हुआ है। सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आंसर आएगा -h की वैल्यू आ गई -12.98 किलो जूल। अब इस वैल्यू को उठा करके इस फार्मूले में लगाएंगे। हमें पता करना है डेल्टा जी की वैल्यू और स्पॉन्टेनिटी, ठीक है, डेल्टा जी की वैल्यू और स्पॉन्टेनिटी। तो ये हमारी हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पे हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी प्लस में आ जाएगी। अब डेल्टा जी की वैल्यू अगर प्लस आएगी, या ये माइनस माइनस था तो ये प्लस हो गया, अभी प्लस वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उसमें से इसको हमने घटाया तो यहाँ से हमारा प्लस जब में वैल्यू आया, तो इसका मतलब डेल्टा जी की वैल्यू अगर प्लस आ रही है तो रिएक्शन नहीं होगा, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, ठीक है। बात समझ आ गई होगी। पहले हमें डेल्टा एन की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर इंथैल्पी चेंज पता कर लेना है, ठीक है। इंथैल्पी चेंज पता करने के बाद जो हमें इंथैल्पी की वैल्यू मिलेगी उसको हम इस फार्मूले में रखेंगे और रखने के बाद इसको कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने पे अगर वैल्यू पॉजिटिव आती है तो इस कंडीशन में नॉन स्पॉन्टेनियस नहीं होगा ये, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के की वैल्यू 10 दी हुई है और डेल्टा जी की वैल्यू पता करनी है। आर की वैल्यू आर का वैल्यू दिया हुआ है, ये आर का वैल्यू, और यहाँ से टी का वैल्यू दिया हुआ है। तो यहाँ से जी की वैल्यू जो है कि निकालनी है, तो हमारे पास फार्मूला ये है 2.303 RT log K Q और डेल्टा जी की वैल्यू फॉर द रिएक्शन यहाँ पे ये है। अब ये वैल्यू जब हम पुट करेंगे सारी, आर की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया, टेम्परेचर की वैल्यू रख दिया, log 10 की वैल्यू 1 होती है
तो कैलकुलेट करके ये हमारा निगेटिव वैल्यू आ गया। यहाँ पे माइनस है ऑलरेडी, यहाँ माइनस है, तो ये निगेटिव वैल्यू हमारे पास आ गई। इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, ये इक्विलिब्रियम का रिलेशन हो गया, नोट कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल इस पे ज़रूर मिलता है, कंपटीशन वगैरह में भी मिलता है। ठीक है, और 12th में तो रहता ही है ये क्वेश्चन। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी इसकी दी हुई है NO की। ठीक है, ये रिएक्शन है, ये वैल्यू इसके लिए दी है NO के लिए, और ये वैल्यू दी है NO2 के लिए। दो चीज़ें बन रही हैं। अब यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू फॉर डेल्टा H इंडिकेट क्या करता है, हीट इज एब्जॉर्ब्ड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ NO। ठीक है, यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है, ये प्लस की वैल्यू क्या बता रही है, यहाँ पे एब्जॉर्ब हो रही है, माइनस की वैल्यू बता रही है हीट इवॉल्व हो रही है। तो एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब क्या है, हायर एनर्जी है देन द रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी है। इसका मतलब ये है कि अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा एनर्जी तो ये अनस्टेबल है। कभी भी अगर रिएक्टेंट से ज़्यादा प्रोडक्ट की इंथैल्पी है तो इसका मतलब वो अनस्टेबल है। निगेटिव वैल्यू जो इंडिकेट कर रहा है कि हीट इवॉल्व हो रही है ड्यूरिंग रिएक्शन, ये जो है निगेटिव वैल्यू ये शो कर रहा है कि हीट इवॉल्व हो रही है। ठीक है, ड्यूरिंग द रिएक्शन, तो फॉर्मेशन इसका हो रहा है। इसका मतलब है कि ये जो NO2 है वो स्टेबलाइज है विद द मिनिमम एनर्जी। NO2 क्या स्टेबलाइज है विद द मिनिमम। अब यहाँ पे इससे हमें क्लियर पता लग गया कि ये NO जो है अनस्टेबल है और चेंज टू NO2 में चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा क्या है, स्टेबल है, ये हमारा क्या है, स्टेबल है। ठीक है, तो इससे ये पता लगा कि अनस्टेबल स्टेबल में कन्वर्ट हो जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। कैलकुलेट एनर्जी चेंज इन द सराउंडिंग व्हेन 1 मोल ऑफ H2O इज फॉर्म अंडर द स्टैंडर्ड कंडीशन इज दिस मच। तो क्या दिया हुआ है कि इतना हीट इवॉल्व हो रही है रिएक्शन के दौरान, क्योंकि माइनस है ये वैल्यू, जब 1 मोल वाटर बन रहा है तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट विल बी एब्जॉर्ब, इतना ही हीट एब्जॉर्ब भी होगी सराउंडिंग से। ठीक है, जितना हीट इवॉल्व होगा उतना ही सराउंडिंग से एब्जॉर्ब होगा। तो उस कंडीशन में इंट्रॉपी चेंज का फार्मूला क्या होता है, Q/T होता है। अब Q की वैल्यू रख दिया हमने, T की वैल्यू रख दिया, और ये हमारा सराउंडिंग में इंथैल्पी चेंज जो है इंट्रॉपी चेंज आ गया। सिंपल सा इंट्रॉपी चेंज यहाँ पे निकल गया। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से देख लेते हैं। कैलकुलेट करना है इंट्रॉपी चेंज सराउंडिंग में। 1 मोल यहाँ पे जो है कि 1 मोल H2O2 है अंडर कंडीशन, यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है, क्वेश्चन ध्यान से देख लीजिए। फिर इसके बाद यहाँ पे जितना हम लोग जानते हैं कि जहाँ जितना हीट इवॉल्व हो रहा है उतना हीट एब्जॉर्ब भी होगी। हीट इवॉल्व हो रही है, H2O2 लिक्विड फॉर्म में भर रहा है, तो इक्वल अमाउंट में एब्जॉर्ब भी होगी सराउंडिंग के थ्रू। जितना हीट सिस्टम से निकलेगा उतना सिस्टम सराउंडिंग एब्जॉर्ब भी करेगा, और अगर सराउंडिंग एब्जॉर्ब करेगा तो यहाँ पे फार्मूला हमारा सराउंडिंग के लिए क्या होगा, Q/T हो जाएगा। और T की वैल्यू जब हम रखेंगे यहाँ पे तो हमारे सराउंडिंग में एंट्रोपी चेंज कितना होगा, ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार आज के न्यूमेरिकल फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है कि कमेंट ऑन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ NO, और इसके लिए एक यहाँ पे दिया हुआ है इक्वेशन। यहाँ पे क्या दिया, ½ N2
प्लस हाफ O2 इक्वल टू यहाँ पे NO दिया हुआ है, ठीक है। और इसके लिए यहाँ पे चेंज इन हीट दिया हुआ 90 किलो जूल पर मोल। अब इसके बाद दूसरा रिएक्शन दिया हुआ है कि जब NO ऑक्सीजन एटम से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे NO2 बन जाता है, और इसके लिए डेल्टा H की वैल्यू माइनस इतनी दी हुई है, ठीक है। अब ये दो वैल्यू क्या बता रहे हैं, ये दोनों वैल्यू क्या बता रहे हैं, यहाँ पे प्लस लिखा हुआ, ये प्लस 90 है, ये माइनस 74 है। इसका मतलब क्या है, ये एंडोथर्मिक है, एंडोथर्मिक। ठीक है, एंडोथर्मिक है। और यहाँ पे ये एक्सोथर्मिक है, थर्मिक। ठीक है, ये एक्सोथर्मिक है। इसका मतलब है कि इस केस में हीट एब्जॉर्ब हो रही है, यहाँ हीट इवॉल्व हो रही है। तो अगर हीट एब्जॉर्ब ज़्यादा हो रही है, मतलब जो हमारे रिएक्टेंट हैं उनसे ज़्यादा इंथैल्पी है, तो वो अनस्टेबल होगा। वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। और इस वाले केस में जो नेगेटिव एक्सोथर्मिक बता रहा है, हीट इवॉल्व हो रही है इससे फ्रॉम NO और O2 से, ठीक है। तो उस कंडीशन में NO2 जो है स्टेबलाइज हो जाएगा मिनिमम एनर्जी के साथ। तो इसका मतलब है कि जो NO जो कि अनस्टेबल है वो स्टेबल NO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देख लेते हैं, सारा एक बार रिपीट कर लेते हैं, क्वेश्चन अब छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिएक्शन इज 10, ठीक है, K की वैल्यू दी हुई है। और यहाँ पे व्हाट विल बी डेल्टा जी की वैल्यू क्या होगी, R यहाँ पे दिया हुआ है 8.314 किलो जूल पर मोल, और T इक्वल टू यहाँ पे दिया हुआ 300। डेल्टा जी इक्वल टू यहाँ पे ये फार्मूला होता है, ठीक है, 2.303 RT log KE, ओके। और यहाँ पे डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन यहाँ पे इतना है, तो ये हमने वैल्यू पुट किया यहाँ पे, ठीक है। वैल्यू पुट किया, log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 10 इक्वल टू 1, सॉरी, log 10 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। तो इतना हमारा जो है कि जूल पर मोल हो जाएगा ये वैल्यू, और इसको हम किलो जूल पर मोल में। अब ये नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसका मतलब ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। एक बार नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को भी देख लेते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है 2AB गिव्स 2D, 2A और B आपस में रिएक्शन जो है 2D बनाते हैं, जिसके लिए डेल्टा U की वैल्यू जो है 10.5 किलो जूल, और डेल्टा S की वैल्यू जो है -44.1 किलो जूल है, ठीक है। डेल्टा जी रिएक्शन का यहाँ पे दिया हुआ है। प्रिडिक्ट करना है वेदर रिएक्शन अकर स्पॉन्टेनियसली और नॉट, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए हमें ये देखना होगा कि डेल्टा जी की वैल्यू प्लस आती है कि माइनस आती है। तो सबसे पहला काम हम करेंगे, डेल्टा एन की वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एन जी इक्वल टू होता है, एन जी इक्वल टू होता है यहाँ पे एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ रिएक्टेंट मालिक्यूल, आर फॉर रिएक्टेंट,
P फॉर प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट हमारा कितना है, यहाँ 2 है, रिएक्टेंट कितना है 1 2 एंड 1 3, thus the value of delta Ng will be 1। ओके, अब इसके बाद यहाँ से पहले हम इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H निकालेंगे। अब डेल्टा H के लिए ये वैल्यू दिया हुआ है, फार्मूला है डेल्टा U प्लस NgRT। तो अब यहाँ पे डेल्टा U की वैल्यू रखेंगे, ठीक है। तो ये तुम्हारा U की वैल्यू हो गई और N की वैल्यू -1 हो गई, R की वैल्यू हो गई 8.314 10⁻³ किलो जूल पर मोल, और ये हो गया, ठीक है। अब इस वैल्यू को यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, तो हमारा यहाँ पे वैल्यू डेल्टा H आ गया। तो एक काम हो गया, डेल्टा H कंप्लीट हो गया, पता लग गया। अब इस डेल्टा H की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इस फार्मूले में, डेल्टा G इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो अब यहाँ पे जो है कि डेल्टा H की वैल्यू ये हो गई, और यहाँ पे 298 केल्विन को इससे मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा आया प्लस में ये माइनस, और ये माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 13.14 किलो जूल आ गया। ये माइनस में है ऑलरेडी, अब इसको सब्ट्रैक्ट ये टोटल करेंगे तो ये वैल्यू आ गई प्लस में। अब इस प्लस वैल्यू का मतलब क्या है कि अगर डेल्टा G की वैल्यू प्लस में आई तो वो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, वो रिएक्शन कभी स्पॉन्टेनियस नहीं हो सकता है, नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। इट विल नॉट अकर स्पॉन्टेनियसली। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन लंबा है थोड़ा, इसको नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम और क्वेश्चंस को रिपीट कर लेते हैं एक बार। चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगभग हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बस एक बार और रिपीट कर लेते हैं आप लोग को, क्योंकि बहुत ही टिपिकल चैप्टर है और बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है हर पॉइंट से, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। अब अगला जो क्वेश्चन है, यहाँ पे क्लोरीन एटम है, क्लोरीन मॉलिक्यूल बन जा रहा है। अब डेल्टा H और डेल्टा S की वैल्यू में क्या होगी, तो चूंकि यहाँ मॉलिक्यूल बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, तो बॉन्ड बनने का मतलब क्या, इंथैल्पी रिलीज होगी। तो अगर इंथैल्पी रिलीज होगी तो निगेटिव होगी, ये तो अपने से सोचना है कि अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो उस केस में क्या होगा, बॉन्ड फॉर्मेशन के केस में क्या होगा कि यहाँ पे हीट निकलेगी। अब दो एटम की जहाँ रेंडमनेस ज़्यादा थी, 2 से 1 हो गए, जुड़ गए, तो रेंडमनेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो स्पॉन्टेनिटी भी कम हो जाएगी। रिएक्शन रिप्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन मॉलिक्यूल, रिएक्शन क्या बता रहा है हमको, क्लोरीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या हुआ, ऐसे केस में इंथैल्पी, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। अब अगर बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट रिलीज होगी, और अगर हीट रिलीज होगी तो डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव आ गई। ऐसे ही अब जो दो एटम थे रेंडमली ज़्यादा मोशन कर रहे थे, अब 1 मॉलिक्यूल हो गया, तो अब इनकी स्पॉन्टेनिटी, इनकी क्योंकि स्टेबल हो गए तो स्पॉन्टेनिटी भी इनकी घट जाएगी। और अगर स्पॉन्टेनिटी घट गई तो क्या होगा, स्पॉन्टेनिटी घटी तो डेल्टा S की वैल्यू भी निगेटिव आ जाएगी, क्योंकि डेल्टा S क्या बताता है, रेंडमनेस को बताता है। डेल्टा S जो है रेंडमनेस को बताता है, कितना रेंडमली ये मोशन कर सकते हैं। तो जब दो एटम थे तो रेंडमनेस ज़्यादा थी, और जैसे ही दोनों एटम आपस में जुड़ करके एक मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो गए तो क्या होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, सीधी सी बात है, ठीक है। अगर दो आपस में एनिमी है तो एक दूसरे से लड़ने के लिए हमेशा क्या रहेंगे, तैयार रहेंगे, तो उनकी एक्टिविटी ज़्यादा रहेगी। लेकिन अगर फ्रेंडशिप हो जाएगी तो उनकी एक्टिविटी थोड़ा कम हो जाएगी, दोनों एक दूसरे के लिए स्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। एक और क्वेश्चन फटाफट देख लेते हैं।
रिवीजन हो जाएगा सारा। क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2a प्लस बी मिल के सी बना रहे हैं, जिसके लिए डेल्टा एच और डेल्टा एस की वैल्यू दी है। कह रहा है कि वो टेम्परेचर क्या होगा, व्हाट टेम्परेचर विल बी द रिएक्शन बिकम स्पॉन्टेनियस, क्या टेम्परेचर होगा कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो जाए, और क्या रेंज कंसीडर करना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सा वे है कि हम डेल्टा जी निकाल लें। डेल्टा जी इक्वल टू इतना होता है। अब मान ले कि एज्यूम कर लेते हैं कि रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो रहा है। अगर इक्विलिब्रियम पे हो रहा है तो डेल्टा जी की वैल्यू तो पहले 0 हो जाएगी। तो ऐसे कंडीशन में टी इक्वल टू हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा एच अपन डेल्टा एस। अब इसकी वैल्यू अगर हम यहाँ पे रखते हैं 400 किलो जूल अपन 0.2, ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक जीरो यहाँ बढ़ाएंगे, इसको डिवाइड करेंगे, तो हमारा यहाँ टी इक्वल टू आ जाएगा 2000 हो जाएगा। अब इससे हमें ये पता लगता है फॉर द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू मस्ट बी निगेटिव, वो हमेशा निगेटिव होनी चाहिए, एनी हाउ निगेटिव होनी चाहिए। तो ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो है ही, तो इसका मतलब वहाँ पे टेम्परेचर मोर देन 2000 होना चाहिए, 2000 या मोर देन 2000 होना चाहिए, तो जा कर के ये रिएक्शन जो है कि कंप्लीट होगा। तो ये इस तरह से जो है कि अगर हमें रिएक्शन के लिए कितना टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट है जिससे कि स्पॉन्टेनियस हो, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने सारे मेन क्वेश्चन रिवाइज कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।